So, hi everyone, and a very good evening to all of you, and welcome back once again to another session of PMI analysis, where we are going to do the pre, mains, and interview analysis of all the important articles from today's Hindu newspaper. And क्योंकि आज फ्राइडे है, सो एज यू ऑल नो एडिटोरियल का जो सेकंड पेज होता है उसमें इंटरव्यू होता है. एंड इनफैक्ट आज टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में भी कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है. ऑलराइट, तो थोड़े बहुत आर्टिकल्स हैं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स बिगिन विद द सेशन एंड let's do the PMI analysis of all the important articles today. So the very first article is about the capital punishment. ये जो पहला आर्टिकल है ये बात करता है डेथ सेंटेंस की, कैपिटल पनिशमेंट की, कि क्या क्या तरीके हैं कि हमें जो कैपिटल पनिशमेंट है, जो ट्रायल कोर्ट्स हैं, उनको कैपिटल पनिशमेंट देने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. ऑलराइट, तो ये न्यूज में इसलिए है बिकॉज ऑन 22 अप्रैल अ बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लेड बाय जस्टिस यू ललित, उन्होंने ये डिसाइड किया है दैट they are going to critically examine the routine and abrupt way in which trial judges often impose the death penalty on convicts. ठीक है, तो यूयू ललित की एक बेंच थी जिन्होंने डिसाइड किया है, हेडेड बाय जस्टिस यूयू ललित. उन्होंने डिसाइड किया कि जितने भी ट्रायल कोर्ट्स हैं वो जो कन्विक्ट्स के ऊपर डेथ पेनल्टी लगाते हैं उसको एग्जामिन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ. और ये जो चैलेंज था ये कोर्ट के सामने आया था इन इरफान वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. ठीक है, और इसमें चैलेंज ये था टू आइडेंटिफाई द मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस एंड टू इंश्योर अ कन्विक्ट सेंट्रिक अप्रोच सो दैट द इम्पोजिशन ऑफ कैपिटल पनिशमेंट जो है वो रेयरर है, फेयरर हो और प्रिंसिपल्ड हो. ठीक है, ये जो इरफान वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज आया है कि जो मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस होते हैं, यानी कि जिन सर्कमस्टांसेस में उस कन्विक्टेड पर्सन ने वो क्राइम किया है उनको भी ध्यान में रखना चाहिए. एंड इन सर्कमस्टांसेस में सब बहुत सारी चीजें हैं, उसका सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसका रूरल बैकग्राउंड है, या फिर उसका और भी कोई बैकग्राउंड अगर है तो उसके ऊपर भी ट्रायल कोर्ट्स को फोकस करना चाहिए. ठीक है, सो एज आई टोल्ड यू दैट द कोर्ट सीम्ड टू थिंक दैट एन इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच दैट एग्जामिन्स द सोशल इकोनॉमिक इमोशनल एंड जेनेटिक कंपोनेंट्स दैट कंस्टिट्यूटेड द ऑफेंडर rather than the offense would go a long way involving a just and judicious sentencing policy. तो सुप्रीम कोर्ट को का ये मानना है और ऐसा सोच रही है सुप्रीम कोर्ट कि अगर हम सोशल इकोनॉमिक इमोशनल और जेनेटिक कंपोनेंट्स दैट कंस्टिट्यूटेड द ऑफेंडर, अगर हम उसके ऊपर फोकस करें इन डिलीवरिंग द कैपिटल पनिशमेंट रादर देन द ऑफेंस, तो वो ज्यादा एक अच्छा, एक जस्ट और जुडिशियस सेंटेंसिंग पॉलिसी होगा. ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो ऑफेंस है उसको कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा. ऑफेंस को भी फोकस किया जाएगा, साथ साथ अलोंग विद द ऑफेंस द सोशल स्टेटस, द इकोनॉमिक स्टेटस, द इमोशनल स्टेटस एंड द जेनेटिक कंपोनेंट्स ऑफ द ऑफेंडर विल आल्सो बी taken into account while delivering any capital punishment. All right, so according to the Supreme Court, a one size fit for all approach should not be followed while delivering the capital punishment. ठीक है, जो one size fit for all है उसको हमें उस अप्रोच को फॉलो नहीं करना चाहिए अगर हम किसी कन्विक्टेड पर्सन को डेथ पेनल्टी देते हैं. ठीक है, और इसका बेस्ट एग्जांपल है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जो कि 1980 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह सजेस्ट किया था दैट अ ह्यूमेन एंड रिफॉर्मिस्ट फ्रेमवर्क इन द मैटर शुड बी फॉलोड. कि जब भी किसी को कैपिटल पनिशमेंट सुनाई जाए तो उसमें एक ह्यूमेन और रिफॉर्मिस्ट फ्रेमवर्क को हमें ध्यान में रखना चाहिए, यानी कि ह्यूमन राइट्स का के ऊपर भी हमें पूरा फोकस करना चाहिए. यानी कि जो ऑफेंडर्स हैं, जो भी ऑफेंडर है जिनको ये सजा सुनाई जा रही है, उनके बैकग्राउंड के ऊपर भी फोकस करना चाहिए. ठीक है, इट सेड दैट द गैलोज कुड बी रिजोर्टेड टू ओनली इन द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस एंड दैट टू व्हेन द अल्टरनेट ऑप्शन इज अनक्वेश्चनेबली फोरक्लोज्ड. ठीक है, ये जो फांसी की सजा है, ये जो डेथ पनिशमेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में होनी चाहिए, और वो भी तब जब उसके अलावा कोई और ऑप्शन कोर्ट के सामने ना बचे. ठीक है, बच्चन सिंह केस रिक्वायर्स the trial courts not only to examine the gravity of the offense but also the condition and reformability of the accused. ठीक है, तो वही चीज जो कि आज सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है. तो बच्चन सिंह केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस को तो आपको ध्यान में रखना ही है, उसको तो एग्जामिन करना ही है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन साथ ही साथ आपको जो एक्यूज्ड है उसके कंडीशंस के ऊपर भी फोकस करना है कि कौन कौन से सर्कमस्टांसेस के थ्रू वो गुजरा है और किस सर्कमस्टांसेस में उसने वो क्राइम किया है. उसको सजा दी जाएगी, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है कि क्या वो डेथ पनिशमेंट के लायक है या नहीं है. ठीक है, however remember this thing very very important that the court refused to declare the death penalty as unconstitutional, which means अगर आपसे पूछा जाए that in India whether death penalty is constitutional or not, the answer would be yes it is constitutional. इसमें unconstitutional जैसा कुछ भी नहीं है.
ठीक है, बिकॉज रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही डेथ पेनल्टी की सजा हमारे देश में सुनाई जाती है. इट हाउएवर ट्राइड टू रिड्यूस द रिगर ऑफ कैपिटल पनिशमेंट बाय ट्राइंग. ठीक है, तो बेसिकली दिस आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट कि हमें जब कैपिटल पनिशमेंट देना है किसी भी ट्रायल कोर्ट को, तो उसमें ऑफेंस की ग्रेविटी के साथ साथ एक्यूज्ड के जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए. ठीक है, और इस आर्टिकल में ये बात की गई है दैट दी पुअर आर दी मोस्ट अफेक्टेड. एंड ऐसा आपने हिंदी फिल्मों में भी सुना होगा कि न्याय केवल अमीरों के लिए बना है हमारे देश में, बट ऑल्सो ऐसा हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है. हमारे देश में न्याय सबके लिए बराबर है, बट यस जो स्टैटिस्टिक्स है वो कहते हैं दैट दी पुअर आर मोस्ट अफेक्टेड. द नंबर्स ऑफ द अनएजुकेटेड एंड द इलिटरेट सेंटेंस टू डेथ आउटवे दोज हु आर एजुकेटेड एंड लिटरेट. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एजुकेटेड और लिटरेट पर्सन है उसके पास प्रॉपर डिफेंस होता है, उसके पास पैसे होंगे तो उसके पास प्रॉपर डिफेंस होगा, और जो अगर प्रॉपर डिफेंस होगा तो वो एटलीस्ट उन सर्कमस्टांसेस को सामने रख पाएगा जिस सर्कमस्टांसेस में उस अक्यूज ने वो क्राइम किया है, जिससे कि ट्रायल कोर्ट के सामने कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे जिसकी वजह से उसको कैपिटल पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा. ठीक है, there is a lack of proper defense which results in conviction, and in the matter of sentencing too, the mitigating factors are either not placed before the trial court or not persuaded adequately to convince the trial judge to avoid the death penalty. अब देखो जो जज है उसके सामने, तो अगर आप जो एडवोकेट है अगर वो कन्विंस करने की कोशिश करेगा, वो उसके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स रखेगा, सर्कमस्टांसेस रखेगा, ओनली देन जो जज है वो कुछ ना कुछ एक्शन ले पाएगा या डेथ पेनल्टी को कम्यूट कर पाएगा इन द लाइफ सेंटेंस. ठीक है ना, चेंज कर पाएगा. कम्यूटेशन तो खैर प्रेसिडेंट करते हैं, डेथ पेनल्टी को अगर वो डेथ पेनल्टी देने वाला है तो वो चेंज कर सकता है कि चलो लाइफ सेंटेंस दे देते हैं, बिकॉज इस एक्यूज ने ये जो क्राइम किया है उसके पीछे बहुत सारे सर्कमस्टांसेस थे. बट ऐसा इन केस ऑफ पुअर नहीं हो पाता बिकॉज उनके पास प्रॉपर डिफेंस नहीं होता, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं तो वो वकीलों के पैसे नहीं भर पाते. ठीक है, so this was about this article guys. I hope this is clear. For pre it is not relevant and PMI analysis कर लेते हैं हम. प्री के लिए ये रेलेवेंट नहीं है, बट यस मेंस में से इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन GS2 जस्टिस पार्ट. जो जस्टिस पार्ट है GS2 का उसमें से क्वेश्चन बन सकता है. क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस: a one size fit for all approach while considering mitigating factors during sentencing should end discuss. ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें डिस्कस करनी है जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस करी है. ठीक है, और आपने ऑफकोर्स इसमें बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का एग्जाम्पल जरूर देना है, बिकॉज यही वो लैंडमार्क केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि सजा सुनाते समय, डेथ पनिशमेंट सुनाते समय जो एक्यूज्ड है उसके सर्कमस्टांसेस के ऊपर भी फोकस करना है. ठीक है, अलॉन्ग विद ऑफ कोर्स एग्जामिनिंग द ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस. एंड इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है दैट लुकिंग एट द इश्यू ऑफ ह्यूमन राइट्स डोंट यू थिंक दैट द कैपिटल पनिशमेंट शुड बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल. तो यहाँ पे आपको यही बात बताना है कि देखो साहब, अनकॉन्स्टिट्यूशनल या कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं है यहाँ पे बात है कि जो क्राइम हुआ है, जो ऑफेंस हुआ है उसको भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा. तो हम इसको ऐसा नहीं कर सकते कि हम इसको डायरेक्टली डिक्लेयर करते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल. ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में. हाँ, हम ये कर सकते हैं कि क्योंकि हमें ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखना है, तो जो ऑफेंडर्स हैं, जो एक्यूज्ड हैं, उनका जो बैकग्राउंड है उसको कंसीडर करते हुए हमें, या जिन सर्कमस्टांसेस में उसने वो क्राइम किया है उन सर्कमस्टांसेस को कंसीडर करते हुए हमें डेथ पेनल्टी या कैपिटल पनिशमेंट सुनाना चाहिए. एंड हियर आई एम नॉट सेइंग, प्लीज रिमेंबर, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि जो क्राइम है वो सही है. चाहे किसी भी सर्कमस्टांसेस में किया हुआ हो, क्राइम होता है. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है डेथ पेनल्टी की. यहाँ पे ये बात नहीं हो रही है कि क्या हमें उस एक्यूज को छोड़ देना चाहिए बिकॉज ऑफ ह्यूमन राइट्स. ठीक है, छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना. कड़ी से कड़ी सजा देनी है, सारा जिंदगी जेल में सड़ाओ क्राइम के लिए. लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है डेथ पनिशमेंट के लिए. ठीक है, सो प्लीज आप भी अपने आंसर्स में इस चीज को बैलेंस करके बताना. ये नहीं कि आप एक्यूज, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि दैट यू आर साइडिंग फ्रॉम द एक्यूज्ड साइड, ऐसा नहीं होना चाहिए. राइट, एंड नाउ दिस आर्टिकल, ये आर्टिकल गिवन है एडिटोरियल में, बट दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम बिकॉज ये आर्टिकल बात कर रहा है मिड टर्म इलेक्शंस की इन अमेरिका. मिड टर्म इलेक्शंस की इन अमेरिका, और इसमें कुछ स्टैटिस्टिक्स गिवन है कि जितने भी प्रेसिडेंट रहे हैं, जिस भी पार्टी के रहे हैं, वो पार्टी जो होती है वो जनरली मिड टर्म इलेक्शंस में अच्छा परफॉर्म नहीं करती है. तो उससे रिलेटेड काफी सारे स्टैटिस्टिक्स है. कंप्लीटली पॉलिटिकल एडिटोरियल है, ये आर्टिकल है इन द एडिटोरियल. तो दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट डिस्कसिंग इट. और यहाँ पे मैंने ये इसलिए रखा था ताकि मैं आपको बता सकूं कि कौन सा आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है और कौन सा नहीं होता है. ठीक है, तो आपको पढ़ने से पहले ध्यान रखना है. ऑलराइट, और शुरू के 10, 12, 20 लाइन पढ़ने के बाद ही समझ में आ जाता है कि इस आर्टिकल्स में से हमें कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा. ठीक है ना.
और नहीं समझ में आ रहा है तो ये सेशन देखो, ठीक है, उतना काफी आपके लिए। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट म्यांमार्स वॉर्स। सो द कन्विक्शन ऑफ आंग सान सूकी, जो कि पहले इससे पहले वहां की लीडर थी, अब तो वहां पे मिलिट्री कू है, वहां पे अभी मिलिट्री रूल चल रहा है म्यांमार में। इससे पहले जो वहां के लीडर थी आंग सान सूकी, तो उनको कन्विक्ट कर दिया गया है इन अ करप्शन केस, एंड दिस शोज नथिंग बट द डेस्परेशन ऑफ द जनता लीडर्स टू साइलेंट हर। ठीक है, जो जनता लीडर है, जो मिलिट्री लीडर्स है वहां के, जनता लीडर्स का मतलब यहाँ पे जनता रूल का मतलब होता है मिलिट्री रूल, ठीक है। तो जो वहां के जनता लीडर्स हैं उनका डेस्परेशन इससे दिखाई देता है कि वो कितना डेस्परेट है आंग सान सूकी को साइलेंट करने के टूवर्ड्स। द कन्विक्शन वॉज डन इन अ कंगारू कोर्ट। कंगारू कोर्ट वो कोर्ट होते हैं गाइस जो कि इलीगल कोर्ट होते हैं, जहां पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं होता, जहां पे बेसिक लॉज फॉलो नहीं किए जाते, ठीक है। सो दिस कन्विक्शन वाज बेस्ड ऑन द टेस्टिमनी ऑफ द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ यांगोन, जिन्होंने ये क्लेम किया है दैट उसने $6 लाख दिए थे आंग सान सूकी को इन रिटर्न फॉर द फेवर्स, ठीक है। और यही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे केसेस जनता लीडर्स ने आंग सान सूकी के ऊपर लगा रखे हैं ताकि उनको जेल में रखा जा सके, उनकी सारी एक्टिविटीज के ऊपर कंट्रोल किया जा सके। एंड नॉट ओनली दिस, द जनता फोर्सेस हैव आल्सो किल्ड एटलीस्ट 1798 सिविलियंस एंड थ्रेटन टू एनिहिलेट ऑल द अपोनेंट्स, ठीक है। तो बेसिकली म्यांमार में बहुत टाइम पहले भी मिलिट्री रूल था और अब फिर से मिलिट्री रूल आ चुका है, एंड देयर आर वेरी लेस चांसेस कि वापस से वहां पे डेमोक्रेसी स्थापित हो, एस्टैब्लिश हो, ठीक है। बट इतना तो इस आर्टिकल में मेंशन था, बट इतना काफी नहीं है। मिलिट्री कू के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट लेड टू मिलिट्री कू इन म्यांमार। तो रिमेंबर 2020 के जो इलेक्शन हुए थे म्यांमार में, आंग सान सूकी की पार्टी जो कि नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी है, उसको मेजोरिटी ऑफ द सीट मिली। 2015 में भी उनको 2015 के इलेक्शंस में भी उनको मेजोरिटी मिली थी। तो अब ये जो ग्रोइंग पॉपुलैरिटी थी आंग सान सूकी की, वो रास नहीं आई बिल्कुल भी जनता लीडर्स को, और वहां पे मिलिट्री रूल लगा दिया गया, ये कह के कि जो वोटिंग है उसके अंदर फ्रॉड हुआ है, ठीक है। मिलिट्री इम्पोज्ड स्टेट ऑफ इमरजेंसी फॉर 1 ईयर साइटिंग द मैसिव वोटिंग फ्रॉड इन दी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, ठीक है ना। तो इसी से आगे चीजें बढ़ी और आगे बढ़ती गई और फाइनली फॉर्मली वहां पे मिलिट्री रूल स्टैब्लिश हो गया है, ठीक है। तो व्हाट इज इंडिया स्टैंड ऑन म्यांमार जनता रेजिम? इंडिया का क्या स्टैंड है? देखो, इंडिया का स्टैंड सीधा सीधा बिल्कुल क्लियर है। इंडिया ने इसको बिल्कुल भी कहीं पे भी कंडेम नहीं किया है आउटराइटली, और इनफैक्ट जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन हुआ था म्यांमार का, उसमें इंडिया ने एब्सटेन कर दिया था फ्रॉम वोटिंग, ठीक है। To keep a check on China's growing influence, India has maintained a balanced relationship with Myanmar. It abstained from voting on the United Nations General Assembly's resolution on Myanmar, and India has constantly refused to actively speak out against the junta leaders because अभी वहां पे मिलिट्री रूल है। तो अभी इंडिया और म्यांमार के रिलेशंस जो चलेंगे वो मिलिट्री जो लीडर्स हैं उन्हीं के साथ चलेंगे, जनता लीडर्स के साथ ही चलेंगे। इसलिए इंडिया ने आउटराइटली अगेंस्ट में नहीं बोला है अगेंस्ट दिस जनता रेजिम, ठीक है। एंड इंडिया कंटिन्यूज टू ऑफर मिलिट्री एक्सपोर्ट्स टू म्यांमार। बट यू मस्ट बी वंडरिंग कि ये तो यार बहुत गलत बात है। इंडिया जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, वो ऐसा क्यों कर रही है? वहां से डेमोक्रेसी छीन ली गई, तब भी इंडिया के जो म्यांमार का जनता रेजिम है उसको आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर रही है, उसको उसके अगेंस्ट नहीं बोल रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये सब हो रहा है नेशन इंटरेस्ट में। देखो, अब पूरी दुनिया में कुछ भी चले, पूरी दुनिया में चले, सबसे पहले आता है नेशनल इंटरेस्ट। और नेशनल इंटरेस्ट के लिए बहुत सारे रीजंस है इंडिया के पास कि इंडिया म्यांमार में जो जनता रेजिम है इसको अपोज नहीं कर रहा है, ठीक है। नंबर 1, सिक्योरिटी एट नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर। अब इंडिया के बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का बॉर्डर लगता है म्यांमार के साथ, ठीक है। एंड इंडिया हैज बीन कंसर्न्ड ओवर सम मिलिटेंट ग्रुप्स लाइक द यूनाइटेड नेशन लिबरल फ्रंट एंड नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, जो कि म्यांमार में शरण लेके बैठे हैं, म्यांमार में शेल्टर लेके बैठे हैं। तो ये लोग अगर इन लोगों को, अगर जो म्यांमार के लीडर्स हैं, म्यांमार के जो मिलिट्री लीडर्स हैं, अगर उन्होंने भड़का दिया तो ये आके फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हंगामा करेंगे, वहां पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, इंडिया हैज इन्वेस्टेड अ ह्यूज अमाउंट, दैट इज more than $1 billion in Myanmar, and that's why it holds considerable importance than any other country in the South Asian region. इसके अलावा एनर्जी की अगर हम बात करें तो इंडिया रिसेंटली हैज अप्रूव्ड $120 million इन दी श्वे ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट। श्वे ऑयल और गैस प्रोजेक्ट में इंडिया ने $120 million दे दिए हैं, अप्रूव कर दिए हैं। एंड अदर देन दिस, इंडिया हैज कल्टिवेटेड सेवरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन म्यांमार, which
is which will definitely act as the gateway to the east for the country, and of course towards the ASEAN countries as well. And the example of these projects are Sitwe Port, India, Myanmar, Thailand Trilateral Highway, Kaladan project. तो ये सारे के सारे projects, and because of this huge investment and because of the security reasons in the northeastern region, India has never condemned this junta regime in Myanmar. Alright, so I hope आपको समझ में आ रही होगी ये बात. ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपके इंडिया को अगर आप अपना घर मान के चलोगे तो आपकी बात समझ में आएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा क्यों कर रही है. ठीक है ना. एंड नाउ लेट्स डू द पीएमआई एनालिसिस. फॉर प्री गाइज इट इज नॉट रेलेवेंट. फॉर मेंस वेरी इंपॉर्टेंट इन जीएस टू इंटरनेशनल रिलेशन. क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस. क्वेश्चन थोड़ा सा नेगेटिव साइडेड हो सकता है, बट आपको उसमें भी पॉजिटिविटी दिखा के आनी है. Question is, despite being the largest democratic country, India has never stood against military coup in Myanmar. Cite the reasons. आपको रीजन बताने कि ऐसा क्यों. आपको ये जस्टिफाई नहीं करना है कि इंडिया जो है, आपको ये जस्टिफाई करना है कि इंडिया जो है वो मिलिट्री coup के अगेंस्ट क्यों नहीं है. आपको ये जस्टिफाई नहीं करना कि यार इंडिया को होना चाहिए था, इंडिया की बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना. ठीक है. जो क्वेश्चन है, जो पूछा गया है, सिर्फ और सिर्फ उसका आंसर करना है. ऑलराइट. एंड इंटरव्यू में व्हाट आर द रीजंस ऑफ इंडिया बीइंग न्यूट्रल टुवर्ड्स म्यांमार मिलिट्री को. सिमिलर क्वेश्चन और रीजंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं. सिक्योरिटी रीजंस है, इन्वेस्टमेंट रीजंस है, एनर्जी रीजंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर रीजंस है, बहुत सारे रीजंस है. ओके. एंड इतने रीजंस मोर देन इनफ है. $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लगी हुई है यार. सारा पैसा डूब जाएगा, और अगर पैसा डूबा तो हमें नुकसान होगा. पहला. दूसरी चीज, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में अभी भी बहुत सारी डिस्टर्बेंस रहती है. कितने सारे स्टेट्स में अभी भी आफ्सपा लगा हुआ है, कई सारे रीजन में. ऑलराइट. सो ये सारी चीजों को फोकस करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलिट्री कू के अगेंस्ट में डायरेक्टली कोई बात नहीं बोली. ठीक है. एंड नेक्स्ट आर्टिकल, अगेन दिस आर्टिकल, इसमें से आपको क्वेश्चन तो आने वाला है नहीं ऑफ कोर्स, क्योंकि ये आर्टिकल बात कर रहा है कि इंडिया जो है अपनी पोजीशन पे बना हुआ है, और इंडिया के ऊपर अभी भी लगातार बहुत सारे प्रेशर आ रहे हैं कि इंडिया जो है अपने जो सैंक्शन, जो रशिया के ऊपर सैंक्शन लगे हैं, उसके टुवर्ड्स अपनी पोजीशन को चेंज करे. जो इंडिया का पोजीशन है, न्यूट्रल स्टैंड इंडिया ने लिया हुआ है, तो उस न्यूट्रल स्टैंड को इंडिया चेंज करे, ऐसा डिमांड कर रहे हैं यूरोपियन वर्ल्ड, वेस्टर्न वर्ल्ड, और इनफैक्ट जापान. ठीक है. ऑस्ट्रेलिया भी कर रहा है. बट इंडिया अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला है दैट इंडियाज पोजीशन ऑन सैंक्शंस हैजंट चेंज्ड अ बिट. एक बिट भी हमने अपना कोई भी पोजीशन चेंज नहीं किया है, और ये है पूरा का पूरा नेशन इंटरेस्ट में. और बहुत बार हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है, तो आई विल नॉट रिपीट दैट. बहुत बार, 4-5 बार डिस्कस कर चुके हैं पिछले 1-2 महीने में. ठीक है. एंड दैट इज व्हाई आई हैवंट पुट एनी क्वेश्चन इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस आर्टिकल, बिकॉज इसमें कुछ है ही नहीं डिस्कस करने के लिए. बट येस, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से एक इंपॉर्टेंट बयान आया है, तो दैट्स व्हाई इसके बारे में जानना जरूरी है. ऑलराइट. And the next article is about quarterly employment survey which has been released by Ministry of Labour and Employment. Ministry of Labour and Employment ने इसको रिलीज किया है. And according to this survey, over 4 lakh jobs were created in firms with 10 or more workers in 9 selected sectors during the period of October to December 2021. ठीक है. ये जो सर्वे है वो ये बता रहा है कि 4 लाख से ज्यादा जॉब्स क्रिएट हुए हैं ऐसी फर्म्स में जहां पे 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, और ये 9 सेक्टर की बात कर रहा है, और पीरियड कौन सा है, अक्टूबर टू दिसंबर 2021. ये गुड न्यूज है. तो ठीक है, हमारी जो इकोनॉमी है वो रिकवरी कर रही है. दीज आर द गुड साइंस कि अक्टूबर से दिसंबर 2021 के बीच में 4 लाख से ज्यादा जॉब्स क्रिएट की गई हैं. ठीक है. एंड दिस इज ड्यू टू वेरियस स्कीम्स, लाइक फॉर एग्जांपल पीएलआई स्कीम्स है, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम्स है, एमएसएमई के लिए बहुत सारी स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की हुई है. ठीक है. तो बट इस सर्वे के बारे में अगर हम थोड़ा सा बात कर लें, सो रिमेंबर दिस सर्वे कवर्स दोज एस्टैब्लिशमेंट्स व्हिच एम्प्लॉय 10 or more workers in the organized segment in 9 sectors. And you don't have to remember the name of all the 9 sectors, just remember the survey talks about the 9 sectors only. ठीक है. These are manufacturing, construction, trade, transport, education, health, accommodation and restaurant, IT, BPO and financial services. Alright. And these sectors account for a majority of the total employment in non-farm establishment. ठीक है. This is majorly focused on non-farm sectors. Alright. And this survey of course is in line with India's ratification of ILO's Employment Policy Convention of the year 1964. ठीक है. तो इस आर्टिकल में से तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट yes they can ask you question from this quarterly employment survey which is being released
बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. So consider the following statements. Now the question can be like this in your exam. Quarterly employment survey report is released by Ministry of Commerce and Industry. No, अभी अभी हमने डिस्कस किया. It is released by Ministry of Labor and Employment. ठीक है. And the survey covers establishment employing 10 or more workers in the organized segment in 9 sectors. तो ये बिल्कुल सही बात है. But इसमें incorrect statement identify करना है. Therefore option A, only one will be the correct answer. And let's move ahead to the next article, which is about the Global Security Initiative. This is something new initiative which has been put forward by Chinese President Xi Jinping. ठीक है. और ये ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव क्या है बेसिकली, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज इसमें इंडिया कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है. कैसे इन्वॉल्व है? बिकॉज दिस ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव हैज बीन launched, has been announced by China to encounter the US Indo-Pacific strategy and the Quad grouping. जो यूएस की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है और जो क्वाड ग्रुपिंग है जिसका इंडिया भी एक मेंबर है, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, उस ग्रुपिंग को काउंटर करने के लिए दिस ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव हैज बीन अनाउंस्ड बाय द चाइना. एंड दिस इनिशिएटिव, एज इट इज डिक्लेयर्ड बाय चाइना, would oppose unilateralism and it would say no to group politics and bloc confrontation. ठीक है. तो बेसिकली मोटी मोटी बात है, इसमें और कुछ भी डिटेल में मेंशन था नहीं. अभी इन फ्यूचर अगर कुछ आएगा तो वी विल डिस्कस. तो ये जो ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव चाइना ने लॉन्च किया है टू काउंटर यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी एंड क्वाड ग्रुपिंग, एंड इट वुड अपोज यूनिलैटरलिज्म एंड से नो टू ग्रुप पॉलिटिक्स एंड ब्लॉक कन्फ्रंटेशन. ठीक है. जो ग्रुपिज्म है, जो ग्रुप पॉलिटिक्स है, जो पूरी दुनिया में अलग अलग ब्लॉक्स बन रहे हैं, छोटे छोटी कंट्रीज के या छोटे छोटे ग्रुप्स बन रहे हैं, उसको कन्फ्रंट करने के लिए दिस ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय चाइना. ओके. नाउ अब इसका इस्तेमाल आप अपने मेंस के किसी आंसर में कर सकते हो. डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन आना ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव से इजंट पॉसिबल. ठीक है. नाउ आस्पा के बारे में मोदी जी का, प्राइम मिनिस्टर का बयान आया है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट वांट्स टू लिफ्ट आस्पा फ्रॉम द एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, और उसके लिए काफी ज्यादा मेहनत की जा रही है. एंड बहुत सारे रीजन्स में 2014 के बाद से शांति है. एंड नाउ द गवर्नमेंट वांट्स टू लिफ्ट द आफ्स्पा फ्रॉम वेरियस रीजन्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. ठीक है. बट आफ्स्पा के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा. आफ्स्पा 1958. So it was introduced in 1958 in the parliament by the then home minister Govind Ballabh Pant. It was initially known as Armed Forces Assam and Manipur Special Powers Act of 1958. But after the formation of Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram and Nagaland, it was named as AFSPA, Armed Forces Special Powers Act. ठीक है. Now this act, remember, gives unrestricted powers to the armed forces. ठीक है. And centrally armed police forces to kill anyone acting in contravention law. सीधा सीधा मारने की पावर है. To arrest anyone without warrant, बिना वारंट के किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं. And to search any premises without a warrant and with protection from prosecution and legal suits. ठीक है. बेसिकली बहुत सारी अनरिस्ट्रिक्टेड पावर्स आर्म फोर्सेस के पास में आ जाती हैं, और इसके वजह से बहुत सारे इश्यूज खड़े होते हैं अगेंस्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आस्पा इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और इन एनी रीजन जहां पे भी आस्पा लगाया जाता है. ठीक है. Now, what are the issues involved? The exercise of unfettered powers by armed forces has often led to allegations of fake encounter and other human rights violation. Of course, इस तरीके के allegations तो आने ही है. जीवन रेड्डी कमेटी ने 2004 में ये रिकमेंड किया था कि आस्पा को रिवील कर देना चाहिए. इसके अलावा सेकेंड एआरसी ने भी रिकमेंडेशन दी थी कि आस्पा को रिवील कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा किया नहीं गया क्योंकि आस्पा का होना जरूरी है. क्योंकि कभी कभी डिस्टर्बेंस कुछ इलाकों में इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो पुलिस के कंट्रोल से बाहर हो जाती है, और जब पुलिस के कंट्रोल से चीजें बाहर हो जाएंगी तो उसके बाद क्या ऑप्शन बचता है गवर्नमेंट के पास? क्या ऑप्शन बचता है? क्या चीफ मिनिस्टर खुद जाएगा लड़ने या चीफ सेक्रेटरी खुद जाएगा लड़ने? ऑफ कोर्स नॉट. तो इन दैट केस एक ही रास्ता बचता है, या प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर खुद जाएंगे? नहीं. तो जब पुलिस के कंट्रोल से भी सिचुएशन बाहर हो जाएगी तो इन दैट केस एक ही रास्ता बचता है कि आस्पा लगा दिया जाए. और यही रीजन है कि गवर्नमेंट ने अभी तक आस्पा को बचा के रखा है. बट एट द सेम टाइम आस्पा का मिसयूज होने से मिसयूज करने से गवर्नमेंट को बचना चाहिए अगर वो हो रहा है तो. ठीक है. द सुप्रीम कोर्ट इन नागा पीपल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द एक्ट, बिकॉज जरूरी है ना भाई, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको बोला है कि यस ये कॉन्स्टिट्यूशनल है.
जरूरी है, इसका होना जरूरी है, ठीक है। एंड नाउ लेट्स डू द पीएमआई एनालिसिस, प्री मेंस एंड इंटरव्यू एनालिसिस, तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। Consider the following statements with respect to ASPA and you have to identify the correct or incorrect statement। और ASPA से statement आ सकता है that it was enacted in the year 1958, ठीक है, and it was enacted by the, it was introduced by the then Home Minister GB Pant। इस तरीके की स्टेटमेंट आपके एग्जाम में हो सकती है, ठीक है। मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये, GS2 एक्ट्स एंड पॉलिसीज में इसका स्कोप है। एंड द क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस, डिस्कस द इश्यूज इन्वॉल्व विद ASPA एंड सजेस्ट सम मेजर्स। मेजर्स यही है कि इसका मिसयूज होने से गवर्नमेंट को रोकना चाहिए, अगर कहीं पे भी इसका मिसयूज हो रहा है, या अगर कोई ऑफिसर अपने पर्सनल इंटरेस्ट में ASPA का इस्तेमाल कर रहा है, मतलब मान लो कि ASPA लग गई, ठीक है, और कोई भी आर्म्ड फोर्सेस का ऑफिसर फिर वहां पे कोई किसी भी तरीके का मिसयूज करता है अपनी पावर का, तो उसके ऊपर चेक रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ह्यूमन राइट्स का अननेसेसरी वायलेशन ना हो, इसके ऊपर चेक रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द मेजर्स थ्रू विच we can ensure the effective implementation of ASPA if applied in any area। An interview में, do you think that ASPA should be repealed? If no, yes. If yes, why? And if no, why not? तो देखो, अगर आप नो बोलते हो तो आपको why not भी बताना है। तो नो ही मेरे हिसाब से आपको नो बोलना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि यस ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, कोई दिक्कत नहीं है इस एक्ट में। क्योंकि जब इंटरनल डिस्टर्बेंस बढ़ जाएगी और चीजें जो स्टेट मशीनरी है उसके हाथ से चली जाएगी, तो जब स्टेट मशीनरी के हाथ से चीजें बाहर हो जाएगी तो इन दैट केस एक ही रास्ता बचता है, एंड दैट इज द रूल ऑफ, दैट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ASPA, ठीक है ना। So I believe this PMI analysis is clear, and that's it for today's session, guys. I hope all the articles and their PMI analysis are clear, and today we have discussed various extra information as well, like ASPA, like Myanmar's military coup। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन भी मैं आपके सामने लेके आता रहूंगा। यू गाइज जस्ट हैव टू फॉलो दीज सेशंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।